जय हिंद वन एंड ऑल। तो भाई हम ज्योग्राफी की लेक्चर 37 पर आ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया। ठीक है, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक होगा, यानी कि रफली आपके 4 से 5 लेक्चर्स और हैं और उसके बाद में आपकी पूरी मार्च के एंड तक जो है हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ के लिए। ठीक है, चलिए भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो भाई इंडियन मॉनसून, इंडियन मॉनसून यानी कि इंडिया की अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया के क्लाइमेट को सब ट्रॉपिकल मॉनसूनिक कहा जाता है ना। मॉनसून नाम का ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? मॉनसून नाम का वर्ड आपका डिराइव किया गया है मौसिम नाम के वर्ड से। ये एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, तो ओरिजिनली मॉनसून जो आपका वर्ड है वो अरब नेविगेटर्स के द्वारा यूज किया जाता था सेवरल सेंचुरीज अगो। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स को, ठीक है, जो आपकी इंडियन ओशन रीजन में सीजनल रिवर्सल होता है, यानी कि हर सीजन के साथ में हवाओं का आना जाना होता है, वो आपका सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है इंडियन ओशन के पूरे रीजन में। इसी को डिस्क्राइब किया है उन्होंने मौसम नाम से। ठीक है, खासकर अरेबियन सी के ऊपर, जिसमें विंड्स क्या करती हैं आपकी साउथ वेस्ट से लेके, ठीक है, सॉरी, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक आपकी ब्लो करती है। ठीक है, समर सीजन में, और नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक उनका विंटर सीजन में एक फ्लो रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मॉनसून का मतलब होता है पीरियडिक विंड्स, यानी कि सीजनल विंड्स। इनको हम पीरियडिक विंड्स भी बोलते हैं, इनके बारे में आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, है ना। यहाँ पर कंप्लीट रिवर्सल होता है विंड्स का, हर डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में, हर 6 महीने बाद। उसी के हिसाब से इंडिया में मॉनसून बनते हैं। अब जैसे इंडिया की पूरी ज्योग्राफी के बारे में आपको पता ही है ना। इंडिया का ये जो नदर्न पार्ट है, इंडिया का नदर्न पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, या फिर ये आपका लाई करता है एक टेम्परेट जोन में, है ना। इसका क्लाइमेट क्या होता है, लेकिन क्लाइमेट जो ओवरऑल हमारी कंट्री का है वो ट्रॉपिकल कंट्री के जैसा ही। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ हिमालयन रेंजेस की तरफ देखें तो हिमालयन रेंजेस क्या करती हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बाकी एशिया से सेपरेट करती हैं। जो आपकी ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से, ऊपर की तरफ से आती हैं, उनको रोकने का काम भी हिमालयास करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये जो हमारा नदर्न पार्ट है इंडिया का, नदर्न पार्ट है, नदर्न हाफ है, ये आपके सिमिलर लेटीट्यूड वाले जो एरियाज हैं, है ना, यानी कि जो दूसरे एरियाज है जो इधर पर लोकेटेड है, सिमिलर लेटीट्यूड्स पे लोकेटेड है, उनसे इंडिया का एरिया जो है 3 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाओं को रोकने का काम हिमालय ऑलरेडी कर लेता है ना। तो भाई ये जगह जो है यहाँ पर ठंडी हवाएं डायरेक्ट आ रही है, यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है, इंडिया में ढाल बन के हिमालय खड़ा हुआ है। फिर अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, तो हम सदर्न पार्ट की बात करें इंडिया की, तो जो इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लाई करता है, ये आपका डिपिक्ट करता है एक इक्वेटोरियल ड्राई क्लाइमेट को, है ना, इक्वेटर के पास वाले क्लाइमेट को करता है। इक्वेटोरियल ड्राई ड्राई क्लाइमेट यानी कि समर के टाइम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सन की जो पोजीशन होती है वो होराइजन के ऊपर होती है। उसके बाद ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं आपकी, ये इंडो गैंगेटिक वाले, ये असम वाले, ये प्लेन्स में गर्मियों के दौरान लू चलती है, गर्म हवाएं होती हैं, है ना। ये लू क्या करती है, ये आपकी थार डेजर्ट और बाकी एरियाज से आती है, बलूच से, ईरानियन डेजर्ट से फ्लो होके आती हैं, और यहाँ पूरे रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ा देती है। अगर इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो इस एरिया का टेम्परेचर आपकी गर्मी का टाइम जो अब स्टार्ट हो चुकी है, हो रही है, उसमें ज्यादा रहता है। दूसरी तरफ इसकी वजह से क्या किया है हमने, इसकी वजह से हमने बेसिकली इन चीजों को, पूरे इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, जो आपका हिमालय के साउथ में आता है ना, उसको हमने क्या कर रखा है, उसको हमने बोल रखा है कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है आपका, यहाँ से समझ लीजिए हिमालय के साउथ से, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये हमारा आता है ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, हम इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में रखते हैं। तो इंडिया का टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से, जो कि आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में होता है। ठीक है, तो इंडिया को हम
प्योर ट्रॉपिकल भी नहीं कहते हैं, हाफ टेम्परेट भी नहीं कहते हैं। इंडिया के क्लाइमेट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, यानी कि एक अलग तरह का वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब मॉनसून, जैसे मैंने आपको बताया, मॉनसून यानी कि वो क्लाइमेट जो सीजनल रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड से जुड़ा हुआ होता है। तो इंडिया का हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट होता है। मॉनसूनल क्लाइमेट में भी इंडिया का जो है वो हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट होता है, जो कि आपका सदर्न और साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा प्रेवलेंट है। अब इंडिया की जो क्लाइमेट है वो आपके बहुत अलग अलग फैक्टर से डिपिक्ट होता है, अलग अलग फैक्टर से कंट्रोल्ड होता है। जैसे कि इसमें पहला फैक्टर आ जाता है लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड, है ना। तो पहला फैक्टर हम देखेंगे जो कि आपका आएगा लोकेशन एंड रिलीफ से रिलेटेड। ठीक है। अब लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड भाई क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया का जो नदर्न पार्ट है ना, ये आपका सब ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर करता है। ठीक है, इसको हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं। वहीं जो साउथ वाला पार्ट होता है वो आपका अलाई करता है ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि विद इन ट्रॉपिक। तो ट्रॉपिकल जोन क्या होता है भाई, इक्वेटर के थोड़ा ज्यादा नजदीक होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर जो है वो आपको थ्रू आउट द ईयर दिखाई देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर वाला जो इलाका है ये इक्वेटर से ज्यादा दूर रहता है। तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखाई देंगे, यानी कि सर्दी भी बहुत होगी, बारिश भी ठीक ठाक हो जाएगी, गर्मी भी बहुत होगी। लाइक मैं पिलानी में रहता था भाई। पिलानी क्या मतलब कि अभी नोएडा में हूँ, यहाँ की भी बात कर लें। अगर हम प्रॉपर जो ग्वालियर मेरा होम टाउन है वहाँ की भी बात कर रहे हैं। और पिलानी फिर इसीलिए क्योंकि ये आपका राजस्थान में पड़ता है, शेखावटी बेल्ट। तो पिट्स में जब मैं रहता था ना, तो क्या होता था कि भाई सर्दी ऐसी भयंकर होती थी कि आपका सुबह आप उठ रहे हैं तो चीजें जमी हुई मिल रही हैं। ठीक है, ऐसी सर्दी पड़ती थी। और गर्मी भी इतनी ज्यादा कि भाई रात में अगर आप सोए और लाइट अगर गलती से सुबह 5-6 बजे चली गई तो आपको पूरा पिलो भीग जाता था आपके पसीने से। ठीक है। और बारिश भी बहुत तगड़ी होती थी। तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको नदर्न इंडिया। तो लेटीट्यूड की बात तो ये होगी। दूसरी पॉइंट हम बात कर रहे थे हिमालयाज की, है ना। तो हिमालयाज में क्या एक्सट्रीम चीज है कि हिमालयाज जो है ये एक इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड की तरह काम करते हैं, है ना। ये एक क्लाइमेट डिवाइड की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, बिटवीन द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया हो गया भाई हमारा, और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके बीच में। ठीक है। और क्या करते हैं, एक इनविंसिबल शील्ड की तरह काम करते हैं, यानी कि एक ढाल की तरह काम करते हैं, और इंडिया को बचाते हैं कोल्ड नदर्न विंड्स ऑफ आर्कटिक, यानी कि नॉर्थ पोल से आने वाली ठंडी हवाएं जो है, इधर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने का काम, उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाने से रोकने का काम भाई हिमालयाज करते हैं, है ना। इसके साथ साथ हिमालयाज और क्या करते हैं, हिमालयाज भाई यहाँ से आने वाली मानसून की जो विंड्स होती हैं ऐसे, ठीक है, मानसून की जो विंड्स होती है उनको भी ट्रैप करते हैं। क्योंकि अगर हिमालयाज नहीं होंगे तो ये विंड्स ऊपर की तरफ चली जाएंगी और इंडिया को बारिश नहीं मिलेगी। लेकिन ये हिमालय से टकराती है और वापस इंडिया की तरफ आती है, अपना मॉइस्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही छोड़ती है। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो देखो भाई, अगर हम लैंड मास से कंपेयर करें तो वाटर जो होता है ये हीट भी जल्दी होता है और ठंडा क्या होता है, सॉरी, अच्छा, हीट भी लेट होता है और ठंडा भी लेट होता है ना। लैंड मास से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर बॉडीज की, तो वाटर बॉडीज क्या करती हैं, गर्म भी थोड़ी देर में होंगी और ठंडी भी जो है वो थोड़ी देर में होंगी। लेकिन लैंड मास थोड़ा जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इस प्रोसेस को जो मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी में समझाया था, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक है। ये भाई हमारी डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड एंड सी की। इसकी वजह से अलग अलग एयर प्रेशर के जोन्स बनते हैं डिफरेंट सीजन्स में, और ये भाई आपको पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खासकर इस वाले एरिया में काफी इफेक्ट क्रिएट करता है। तो एयर प्रेशर में जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से भी मॉनसून विंड में रिवर्सल के जो आपके फैक्टर्स हैं वो देखे जा सकते हैं। फिर थर्ड आज नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, यानी कि समुद्र से दूरी कितनी है। तो देखो भाई, ये जो पूरा का पूरा जो लार्ज कोस्टल एरिया है जो इंडिया का, है ना, ये जो लास्ट कोस्टल एरिया है इंडिया का, यहाँ पर भाई इक्वेबल क्लाइमेट पाया जाता है। और जो आपके इंटीरियर्स हैं इंडिया, ये वाले इलाके जो है यहाँ से, जो इंटीरियर इंडिया की, ये आपके रहते हैं इसी के इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर।
तो इन पे समुद्र के यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग जो होती है लैंड और सी की, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पाया जाता है एक्सट्रीम क्लाइमेट, ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी, है ना, इस तरह। फिर आते हैं एल्टीट्यूड पे, यानी कि हाइट की बात करते हैं। तो देखो भाई, टेम्परेचर हमेशा आपका हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, है ना, यानी कि ऊपर आपका एटमॉस्फेयर होता है वो होता है वो थिन होता है। तो जो माउंटेन्स में जगह होती है वो थोड़ी ठंडी होती है प्लेन्स के कंपैरिजन में। लाइक अगर हम आगरा की बात करें जो यहाँ पे लाई करता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें दार्जिलिंग की जो कि यहाँ पे लाई करता है ना, तो भाई दोनों के दोनों क्या है, सेम लेटीट्यूड पर है। लेकिन आगरा का जो जनवरी का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, वो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोनों सेम लेटीट्यूड पर लाई करते हैं, लेकिन दार्जिलिंग ज्यादा हाई हाइट पर बैठा हुआ है, ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है, तो इस वजह से भी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई रिलीफ। अब देखो, जो फिजियोग्राफी किसी भी एरिया की रहती है, जो रिलीफ रहता है इंडिया का, वो भी टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को अफेक्ट करता है। ये फैक्टर्स थे हमारी लोकेशन एंड रिलीफ से रिलेटेड, जो कि ज्यादा नहीं पूछे जाते, कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, दूसरे वाले फैक्टर्स आ जाते हैं। देखो, लोकल क्लाइमेट को समझने के लिए आपको तीन फैक्टर्स के मैकेनिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सबसे पहला हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई ये हमारी अर्थ है, अर्थ के जो लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि ये सरफेस के जस्ट ऊपर क्या खेल चल रहा है, यहाँ पर क्या खेल चल रहा है, यानी कि यहाँ पर एयर प्रेशर कैसा है, यहाँ पर विंड्स कैसी हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिटरमाइन करता है। दूसरा आ जाता है ग्लोबल वेदर कंट्रोलिंग फैक्टर्स एंड इनफ्लो ऑफ वेरियस एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स कॉज अपर एयर सर्कुलेशन, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ क्या खेल चल रहा है हवाओं का, है ना। ये हवाएं जो रहती हैं ये नीचे वाले फैक्टर से उनका कोई लेना देना नहीं होता। नीचे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इनका खेल आ जाता है। तीसरा आता है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, डिप्रेशंस आते हैं, इन सब की वजह से भी भाई हमारे एयर प्रेशर और विंड पे काफी फर्क पड़ता है ना। तो इन तीनों फैक्टर्स के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा दो साइकिल्स में, यानी कि हमें एक तो विंटर सीजन को लेना पड़ेगा। विंटर सीजन में हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स को देखेंगे। फिर उसके बाद हम समर सीजन को देखेंगे कि भाई समर सीजन के टाइम में ये तीनों पॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं, है ना। और सीजन कौन कौन से इंडिया में, तो देखो भाई, सबसे पहले सीजन आ जाता है मॉनसून। मॉनसून में भी दो आते हैं, एक आता है साउथ वेस्ट, दूसरा आता है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद कोल्ड वेदर यानी कि ठंड, उसके बाद हॉट वेदर यानी कि गर्मियां। ये सीजन होते हैं भाई इंडिया, है ना। तो देखो, अब मैकेनिज्म देखते हैं वेदर का, यानी कि इन तीनों फैक्टर्स को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे विंटर सीजन के कंपैरिजन में, यानी कि जो आपकी सरफेस प्रेशर और विंड्स है ना, यानी कि जो आपकी लोअर एटमॉस्फेयर में हो रहा है विंटर सीजन के टाइम में उनका क्या खेल रहा है। तो देखो भाई, जो वेदर कंडीशंस इंडिया के ऊपर होती हैं वो जनरली आपकी सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में क्या खेल चल रहा है उससे डिटरमाइन होती है, यानी कि ऊपर की तरफ और यहाँ की तरफ जो भी खेल चल रहा है उसकी वजह से ही ये इन्फ्लुएंस होता है। तो विंटर के टाइम क्या होता है कि भाई हिमालयाज के नॉर्थ में यानी कि इस साइड के एरिया में एक हाई प्रेशर का जो जोन होता है, रीजन जो होता है, वो डेवलप हो जाता है। देखो भाई, हाई प्रेशर का क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जगह बहुत ठंड है, यहाँ बहुत ठंडी है। जहाँ ठंडी होगी वहाँ आपका हाई प्रेशर बनेगा ही बनेगा, वहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो विंटर के टाइम में एक हाई प्रेशर का सेंटर का जो रीजन है वो नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में डेवलप हो जाता है। अब जब ये प्रेशर क्या करता है, ये आपका जो हाई प्रेशर का पूरा सेंटर है, ये क्या करता है आपका क्या बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, यानी कि साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज में हवा को क्रिएट करता है। हवा को क्रिएट करता है मतलब कि जो सेंटर आपका हाई प्रेशर का है ये पूरा का पूरा ये लो लेवल पे, है ना, नॉर्थ से लेके आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक हवा को भेजेगा। ठीक, ये काम करेगा क्योंकि हाई प्रेशर वाला एरिया है, यहाँ पर आपका लो प्रेशर वाला एरिया है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा जाएगी जाएगी। तो भाई जो सरफेस विंड्स है आपकी, जो आपकी हाई प्रेशर सेंटर से सेंट्रल एशिया से आ रही हैं, भाई यहाँ से भी बहुत सारी सरफेस विंड्स आएंगी। यहाँ पर हाई प्रेशर वाला एरिया है, वो क्या करेंगी, वो इंडिया की तरफ आएंगी, लेकिन वो आएंगी ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास के तौर पे।
यानी कि सूखी हवाओं के तौर पे आएंगी। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल हवाएं होती हैं। तो भाई ये जो आपकी ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मासेस हैं, ये आपकी क्या कर रही हैं, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर जो ट्रेड विंड्स चलती हैं उनके साथ कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है, तो उनके साथ में कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो पूरा आपका ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया है और जो नॉर्थर्न इंडिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये आपका ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कांटेक्ट में आ जाता है। और ये पूरा का पूरा खेल होता है भाई हमारा लोअर एटमोस्फेयर में। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपकी शीत लहर टाइप की चलती है सर्दियों में, वो इसी की वजह से चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन कैसा होता है इस टाइम। तो अभी जो हमने एयर सर्कुलेशन पढ़ा था वो आपका सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ही होता है, यानी कि लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब लोअर ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो वही वहां पे आपका कुछ अलग ही खेल चल रहा होता है। यानी कि अर्थ के सरफेस से 3 किलोमीटर के आसपास, है ना, कुछ अलग ही एयर सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के में जो वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, जो आपके अर्थ के सरफेस पे होते हैं, उनका अपर एयर सर्कुलेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। सारा का सारा वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया जो रहता है वो वेस्टर्नली विंड्स के इफेक्ट में रहता है। ये वेस्टर्नली विंड्स के इफेक्ट में, जिनको वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है, उनके इफेक्ट में रहता है। तकरीबन आपका 9 से लेकर 13 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक। ठीक है, ये आपका वेस्ट से लेकर ईस्ट तक फ्लो करता है। अब ये क्या विंड्स क्या करती हैं, ये विंड आपकी ब्लो करती है अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरे एशिया को कवर करते हुए ये आती है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज के पास पहुंच जाती हैं, यानी कि यहाँ पर आपका तिब्बतन प्लेटू लाई कर जाता है। तिब्बतन प्लेटू थोड़ा हाइट पर है। ठीक है, और इनको जैसे मैंने बताया जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो तिब्बतन हाईलैंड्स या तिब्बतन प्लेटू क्या करते हैं, एक ऐसे बैरियर का काम करते हैं इन हवाओं के लिए। ये हवाएं ऐसे आती है, सामने तिब्बतन प्लेटू खड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक इसके ऊपर से चली जाती है, एक नीचे से, है ना। एक जो है भाई इसके ऊपर से जा रही है और एक नीचे से। ये नीचे वाला इलाका आपका मिडिल इंडिया आ जाता है, यानी कि हिमालय का साउथ में। तो जो सदर्न ब्रांच होती है जेट स्ट्रीम की, यही भाई आपके इंडिया के विंटर वेदर पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इंडिया के विंटर सीजन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आते हैं हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेस्ट से आते हैं, है ना, वेस्टर्न एशिया से आते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। ये प्रॉपर आपका वेस्ट से हो गया और आपके नॉर्थ वेस्ट से हो गया। ठीक है, ये विंटर मंथ्स में आते हैं। ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं भाई, ये ओरिजिनेट होते हैं यहाँ मेडिटेरियन सी के आसपास। ठीक है, और इंडिया में किसके द्वारा लाए जाते हैं, इंडिया में लाए जाते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये जो साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, रात का टेम्परेचर आपका जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल साइड में जनरेट होते हैं, इंडियन ओरिजिन में। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, इनकी विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इनकी विंड वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है और ये पूरी हैवी रेनफॉल होती है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट पर होती है। तो जनरली आपने देखा होगा कि भाई जो भी बारिश बहुत तेज हो रही है, ये आपकी साउथ इंडिया में, खासकर बे ऑफ बंगाल वाली रीजन में सर्दियों के टाइम पे होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, है ना। कई सारे साइक्लोन्स वगैरह भी जो होते हैं वो उसी टाइम पे हिट करते हैं। तो इसी की वजह से ये पूरा खेल था विंटर सीजन का। अब सेम पैटर्न की बात करेंगे अगर हम समर सीजन की, लाइक सरफेस प्रेशर और विंड्स की बात करें, तो जैसे जैसे समर आपकी आने लगती है, लाइक अभी की बात कर रहे हैं हम, मार्च का एंड हो रहा है, होली निकल चुकी है और अब भाई हमारी अप्रैल स्टार्ट हो रहा है और गर्मियां बढ़ेंगी। तो जैसे जैसे समर सेट हो रही है, यानी कि जो सन है वो क्या कर रहा है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना। ये भाई हमारी अर्थ है, सन भाई अभी आपका यहाँ पर था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे सन आपका नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो विंड का सर्कुलेशन है सब कॉन्टिनेंट में, वो भी एक कंप्लीट रिवर्सल उसमें हो जाएगा, लोअर एज वेल एज अपर लेवल। यानी कि जुलाई की बात करेंगे, अगर हम मिडिल ऑफ जुलाई की बात करेंगे, तो क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट होता है सरफेस की तरफ, यहाँ डेवलप हो जाता है। एक लो प्रेशर बेल्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। सन क्या है भाई, ऊपर की तरफ आ चुका है, डायरेक्ट भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर सूर्य की किरणें दे रहा है। तो यहाँ पर एक जोन क्रिएट हो जाता है, जिसको मैंने कहा था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बारे में हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ चुके हैं, है ना। ये भाई क्या करता है, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, रफली पैरेलल टू हिमालयाज, हिमालयाज के पैरेलल में यहाँ सेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई देखो जैसे मैंने बताया कि भाई सूरज की जो गर्मी है वो डायरेक्टली आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है ना।
सूर्य जो है एकदम ओवरहेड आ चुका है, तो यहाँ पर गर्मी क्रिएट कर देता है। गर्मी क्रिएट करने की वजह से डेंसिटी हो जाती है कम और एक लो प्रेशर वाला एरिया डेवलप हो जाता है, हवा एक्सपेंड कर रही है। ठीक है। और जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई थी वो अब वापस जा रही है। जो आपकी सर्दियों में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई थी वो इंडियन रीजन से अब विड्रॉ कर रही है। तो क्या होता है, एक आपका एक इंटर रिलेशनशिप बन जाती है। यानी कि इक्वेटोरियल जो ट्रफ है, आईटीसीजेड को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ट्रफ। इक्वेटोरियल ट्रफ आपका जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, वेस्टर्ली भाई यहाँ से जा रही है। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप टाइप की फॉर्म हो जाती है कि भाई एक का जाना हुआ दूसरे का आना। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब क्या होता है, बेसिकली आईटीसीजेड जो रहता है भाई हमारा, आईटीसीजेड आपका जो जोन रहता है ये लो प्रेशर का जोन रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, इक्वेटर के पास में जब हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठने के बाद में भाई वो यहाँ पर जाके डिसेंड होती हैं। यहाँ से कुछ हवाएं इधर आती हैं और कुछ भाई वापस इधर चली जाती हैं। सेम पैटर्न यहाँ पर होता है। तो जब ये हवाएं ऐसे वापस की तरफ आती हैं तो ये आपस में टकरा के ऊपर की तरफ उठती हैं, है ना। यानी कि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनाती हैं। तो ये आपका इक्वेटर के यहाँ पर इस पूरे एरिया में लाए करता है। ठीक है। तो आईटीसीजेड जो रहता है एक लो प्रेशर का जोन रहता है, जो क्या करता है, इनफ्लो ऑफ विंड्स को अलग अलग डायरेक्शन से अट्रैक्ट करता है। क्योंकि ये लो प्रेशर का जोन है तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर की जोन से यहाँ पर हवाएं आएंगी, यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी आएंगी, चारों तरफ से हवाएं आएंगी। तो ये क्या करता है, लो प्रेशर का जोन होने के बाद में इनफ्लो ऑफ विंड्स को अलग अलग डायरेक्शन से अट्रैक्ट करता है। तो इसी टाइम पे क्या होता है, इसी टाइम पे मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जो रहता है सदर्न हेमिस्फीयर से, भाई हमारा सदर्न हेमिस्फीयर से मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास क्या करता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है। ऐसे इक्वेटर को क्रॉस करता है। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में वो क्या करता है भाई, वो आईटीसीजेड की जगह को फिलअप करने के लिए आता है। ठीक है। आईटीसीजेड भाई यहाँ ऊपर मूव कर चुका होता है, ये इंडिया के पास में है ना। और ये क्या करता है भाई, यहाँ से आईटीसीजेड की जो जगह है, जो लो प्रेशर वाली जगह है, उसको फिलअप करने के लिए आ रहा है ना। तो ये जो आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास होता है ये एक मॉइस्ट करंट होता है। मॉइस्ट करंट होता है यानी कि ये अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है, क्योंकि ये ओशंस में जनरेट होता है। ओशंस में जनरेट होता है तो बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है। और ये एक प्राइमरी रीजन होता है इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून का। तो आगे बढ़े। ठीक है। आईटीसीजेड की जैसे हम बात कर रहे थे, तो आईटीसीजेड एक लो प्रेशर का जोन होता है जो इक्वेटर के पास में डेवलप होता है, जहां पर हमारी ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, कन्वर्ज करती है। ट्रेड विंड्स ऐसे कन्वर्ज करती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, जिसकी वजह से ऊपर एयर ऊपर उठ जाती है। आईटीसीजेड को हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि मॉनसून ट्रफ। इसको मॉनसून ट्रफ भी कहा जाता है। कहाँ पर लोकेटेड होता है भाई आपका, ये आपका जुलाई के टाइम है भाई, यहाँ लोकेटेड होता है 20 से लेके 25 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। ओवर द गैंजेटिक प्लेन इन जुलाई, यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है जुलाई के टाइम। अब आईटी सीजन के शिफ्ट की वजह से, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ उसका जो शिफ्ट हुआ है, तो जो ट्रेड विंड्स होती है सदर्न हेमिस्फीयर की, यानी कि जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास होता है, वो क्या करता है, वो भाई ऐसे ऊपर की तरफ आता है ना, जैसे मैंने अभी बताया था, वो ऊपर की तरफ आता है एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। कोएलिसिस फोर्स की वजह से वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट में मतलब फ्लो करने लगता है, यानी कि बे ऑफ अरेबियन सी की तरफ भी जाता है और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जाता है। ठीक है। इंडिया में ये आपका बन जाता है साउथ वेस्ट मानसून। इसका फिनोमेना भी आगे बताऊं। ठीक है। विंटर में क्या होता है भाई, विंटर में ये आईटी सीजन जो होता है ना, यहाँ पर आता है, ये वापस नीचे की तरफ आने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ठंड बढ़ चुकी है, यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ आने लगता है। फिर आपका रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ और साउथ वेस्ट तक। ठीक है, ये होता है। तो इसकी वजह से भाई आपका जो है वो आपका एक नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इंडिया में जनरेट होता है। तो दो मानसून हो जाते हैं। फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम्स और अपर एयर सर्कुलेशन में क्या खेल होता है, तो देखो भाई, जो पैटर्न ऑफ प्रेशर जो विंड्स का जो हमने देखा था, ठीक है, वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर के लेवल तक होता है। ईस्टर्ली ये जो जेट स्ट्रीम्स है, ईस्टर्ली जो आपकी जेट स्ट्रीम्स है, जो आपकी सदर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला में फ्लो करती है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। कैसे? यानी कि जो इंसर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस को ऐसे इंडिया में लेके आती है, इस पूरे रीजन में क्या करती है, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस को लेके आती है, जिसकी वजह से मॉनसून रेनफॉल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस पूरे रीजन में फैलती है। ये जो डिप्रेशंस के ट्रैक्स होते हैं, यही आपके हाईएस्ट रेनफॉल वाले इलाके बन जाते हैं, हाईएस्ट रेनफॉल वाले, है ना। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में ये डिप्रेशंस विजिट करते हैं इंडिया को, उनकी डायरेक्शंस और उनकी इंटेंसिटी क्या है, उसी से रेनफॉल इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड का है वो डिटरमाइन होता है।
इन दी एंड इसमें आएगा जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, तो भाई जेट स्ट्रीम बेसिकली अपर एटमॉस्फेयर में पूरा खेल होता है ना। ये आपके नैरो बैंड ऑफ एयर रहते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड के आपके नैरो बैंड रहते हैं। मतलब कि इसको ऐसे समझ लो आप कि एटमॉस्फेयर में एक नदी बह रही है ना, एक नदी बह रही है लेकिन हवा की नदी है। ये कहाँ से कहाँ ब्लो करते हैं भाई, ये आपके वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ ब्लो करते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली इनका मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। कभी ये नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कभी ये साउथ की तरफ आएंगे, ऐसा इनका ऊपर नीचे मूवमेंट होता रहता है। इनकी विड्थ को देखा जाए तो इनकी विड्थ जो है 160 से लेके 480 किलोमीटर तक भी देखी जा सकती है, वाइड होती है। और इनकी जो ओवरऑल अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो भाई वो आपका 900 से लेके 2150 यानी कि 2000 किलोमीटर तक भी लंबा हो सकता है, ठीक है। इनकी कोर स्पीड रहती है 300 किलोमीटर पर आवर। एयरक्राफ्ट के जो रूट्स होते हैं, अगर उनको सामने जेट स्ट्रीम दिख जाती है तो भाई वो उसके ऊपर नीचे हो जाते हैं, जनरली नीचे ही हो जाते हैं ताकि उससे टकराना ना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्लाइमेट एंड मानसून का पहला पार्ट था। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा आपको क्लाइमेटोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो इंडियन मानसून का नेचर पढ़ेंगे, यानी कि ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून कैसे आता है, रेन बेरिंग सिस्टम्स और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, एल निनो को देखेंगे, ब्रेक इन द मानसून देखेंगे, एंड देन कोल्ड वेदर सीजन को देखेंगे, उसके बाद में हॉट वेदर सीजन को देखेंगे, साउथ वेस्ट मानसून को देखेंगे, मानसून विंड्स को देखेंगे, अरेबियन सी की हैं, बे ऑफ बंगाल की हैं, ठीक है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून हो गया। एंड फिर इन दी एंड आपका जो है कोपेन क्लाइमेटिक सिस्टम जो है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको भी कवर कर लेंगे, थोड़ा सा लेंथी होगा वाला चैप्टर, लेकिन वो ओवरऑल आपका जो क्लाइमेट एंड मानसून है वो खत्म हो जाए। उसके बाद हमारे पास एक ही टॉपिक रहेगा, दैट विल बी ओशनोग्राफी, ठीक है, ओशनोग्राफी हमारे पास बचेगा, एंड देन आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा खत्म। तो रफली हमारे पास में 3 to 5 लेक्चर्स बचे हुए हैं, एंड देन यू विल बी डन फॉर CDS, NDA एंड CAPA, ठीक है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।